नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से सारे लोगों का स्वागत है आनंद कुमार हाजीपुर वाला में। जैसा कि आप सारे लोगों को पता है कि कॉम्पिटिटिव क्लास जो हमारा चल रही है उसका नाम है सफलता बैच, और सफलता बैच में सारे लोगों को सफल बनाना है, यही हमारा क्या है, सपना है। तो आपके सपनों को पंख लगाना ये जिम्मेदारी हमारी है, और हमारा कोशिश ये रहेगा कि हर लोगों का सपना अपना क्या हो, पूरा हो। चलते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर। और आज का जो पहला नंबर हमारा प्रश्न है उसका नाम है कि भारत में अनवरत योजना की शुरुआत कब हुई थी। यानी क्वेश्चन है अपना इंडिया में अनवरत योजना, कौन सी योजना है, अनवरत योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो लिखेंगे 1978 टू 1980 के बीच में कौन सी योजना चली थी, अनवरत योजना। कहीं क्वेश्चन घुमा के पूछ दिया आपसे राजा जी, पीछे वाले भैया जी, कि अनवरत योजना को लागू करवाने का श्रेय किसे दिया गया है, तो आंसर लिखेंगे गुरनार मिडल। आंसर लिख दे गुरनार मिडल, ठीक ना। अगला नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं, और दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारे भैया जी पीछे से बड़ा प्रेम से पूछे हैं, पूछने के लिए आपको कोटि कोटि हे देवता धन्यवाद। चलिए, क्वेश्चन आपने पूछा है कि सर भारत में उदारीकरण का जनक किसे कहा गया। तो आंसर एकदम गने गने लिखिए, मने मने, डॉक्टर मनमोहन सिंह। क्या लिखेंगे, उदारीकरण का जनक किसे कहा गया इंडिया में, डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक ना। चलिए अगला नंबर प्रश्न को चलते हैं। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत की सबसे पुरानी पार्टी का नाम क्या है। देखो, तो इंडिया की सबसे जो पुरानी पार्टी है उसका नाम है INC, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इंडिया की सबसे पुरानी पार्टी है, जो बना था 28 दिसंबर 1885 को बंबई में। लेकिन क्वेश्चन पीछे से पूछा गया है कि सर कांग्रेस जो एक पार्टी है इसने भारतीय झंडे के बीच में चरखा को कब शामिल कर दिया। यानी चरखा को कब शामिल किया गया था भारतीय झंडे के अंदर में, तो लिखेंगे 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने तिरंगा के अंदर में क्या लगा दिया था, बीच में चरखा का निशान लगाया था। अभी भारतीय झंडा जो है हमारा तिरंगा है, तो उसमें देखते हैं उसमें अशोक चक्र है और उसमें तिल्लियों की संख्या 24 है, ठीक ना। देखिए पीछे से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सर 1931 में जो चरखा लगाया गया था तो उस समय कौन सा कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था। तो आंसर आप लिखिए राजू जी, कराची अधिवेशन। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता करने के लिए अध्यक्ष के रूप में सिलेक्शन हुआ था, उस व्यक्ति का नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें भारत का बिस्मार्क कहकर भी संबोधित किया गया है, ठीक ना। चले आगे। देखो अगला नंबर क्वेश्चन हमारा आ रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मजेदार है, शानदार है, और आपकी जिंदगी को कामयाब बनाने के लिए है। क्वेश्चन का नाम है कि इंडिया में फर्स्ट टाइम सूती मिल का कारखाना कब और कहां स्थापित किया गया। देखो हमारा नाम है देश का भारत, और क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत में पहली बार सूती वस्त्र मिल का कारखाना कब और कहां पर स्थापित किया गया। तो सूती वस्त्र का मिल कारखाना लगा था सबसे पहले 1854 में, और जगह का नाम है बंबई, जिसे सपनों का शहर भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि पूरी उम्र निकल जाती है बंबई में, लेकिन लोगों को वहां पर अपना छत नसीब नहीं होता है। नसीब की बात है नहीं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है। देखो दूसरा नंबर क्वेश्चन भी शानदार है, एकदम मजेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इंडिया में फर्स्ट टाइम जूट मिल का कारखाना कब और कहां स्थापित किया गया। देखो ये भारत है, और भारत में पहली बार जूट मिल का कारखाना कब और कहां पर स्थापित हुआ था। तो साल लिखेंगे 1855, लिखेंगे जगह का नाम है बंगाल के
रिसरा में स्थापित किया गया था? कौन चीज? पहला जूट मिल का कारखाना। पूछ रहा है पीछे से कि जूट किसको कहते हैं? अरे गांव घर में रहता है। अरे पगला, जानता नहीं है? उसका नाम है पटुआ। अब पटुआ संठी नहीं निकलता है जो लुकारी भाजता है दीपावली में, एक नाम है जूट। जूट मिल का कारखाना पहली बार कब लगा? 1855 में। कहां पर? बंगाल के रिसरा में। इतना में कोई दिक्कत है? नहीं। लाइटर में ब्यूटेन गैस भरी जाती है, फुलौआ में हाइड्रोजन गैस भरल जाए रे पगला। चल आगे। अगला नंबर क्वेश्चन है कि ज्योतिबा फुले नाम है व्यक्ति का, ज्योतिबा फूले ने कौन से समाज की स्थापना की थी? तो लिखेंगे सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज की स्थापना करने वाले व्यक्ति थे ज्योतिबा फुले, और इन्होंने इसकी स्थापना किया था 1873 में, यानी 1873 में। अगर कहीं क्वेश्चन पूछ दिया कि गुलामगिरी किनकी रचना है, तो लिखेंगे ज्योतिबा फुले। क्वेश्चन पूछता है कि गुलामगिरी किनकी रचना है, तो लिखेंगे ज्योतिबा फुले, और गुलामगिरी की रचना भी इन्होंने किया था 1873 में। इतना में कोई दिक्कत है रे बउआ? अरे मदरना। चल आगे देख रे बुआ, आगे हम सब चलवैया। बड़े समझ में लाओ राम खिलावन। चल आगे देखो, अगला क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी। क्वेश्चन लिखते हैं राष्ट्रीय ग्रामीण, राष्ट्रीय ग्रामीण, ग्रामीण का मतलब होता है गांव। क्या लिखे? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी। देखो ये हमारा प्रश्न पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम कब से संपूर्ण भारत में लागू हो गया, यानी काम करने लगा? कौन? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना पूरे भारत में कब से काम करने लगा? तो आंसर लिखेंगे 1 अप्रैल 2008। 1 अप्रैल 2008 को संपूर्ण भारत में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की क्या हो गई? शुरुआत हो गई। 1 अप्रैल को पुलिस डे यानी मूर्ख दिवस मनाई जाती है। तो ऐसा नहीं कि तू हो सब पुलिस बन जाना, अब पीछे बनने का जो सपना है तुम्हारा पुलिस, तो बन जाएगा तो पुलिस। चलो आगे। कहावत ने सुना है कि तू मुझे देखा न करियो तिरछी निगाहों से, क्योंकि मेरा अंदाज निराला है, और मेरे गुरुजी ने कहा है कि मेरा वक्त बहुत जल्द बदलने वाला है। इसीलिए जिसका जिसका वक्त बदलने वाला है तो वो लोग सीरियस होकर पढ़ेगा, और जिसको लग रहा है कि अभी वक्त नहीं बदलेगा, तो जैसे खड़वा खाइते पनिया पीते चलता है, दम चलते रहो। चले आगे देखो, अगला नंबर हमारा क्वेश्चन है कि ब्रह्मांड में सबसे अधिक कौन सा तत्व है? यानी ब्रह्मांड को बोल सकते हैं यूनिवर्स, नहीं, ब्रह्मांड में सबसे अधिक तत्व पूछा जा रहा है, कौन है? तो उसका नाम लिखेंगे हाइड्रोजन। ब्रह्मांड में सबसे अधिक मिलने वाली तत्व का नाम क्या है? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन का संकेत होता है H। जो गुब्बारा में हम लोग भरते हैं, इसके कारण क्या होता है? वो हवा से हल्की होती है, इस कारण से उड़ने लगती है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि एक भारी नाभिक है। क्वेश्चन है कि एक भारी नाभिक के दो हल्के नाभिक के में टूटने की क्रिया को क्या कहते हैं? यानी एक भारी नाभिक है, भारी क्या है? नाभिक है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक भारी नाभिक के दो हल्के नाभिक में, दो हल्के नाभिक में टूटने को क्या कहा गया है? तो आंसर लिखेंगे नाभिकीय विखंडन। क्या लिखेंगे? नाभिकीय विखंडन। क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए, एक भारी नाभिक के दो हल्के नाभिक में टूटने की
टूटने की क्रिया को क्या कहा गया, तो लिखेंगे नाभिकीय विखंडन। अगला नंबर प्रश्न क्यों चलते हैं राजा जी। देखिए अगला नंबर बड़ा ही मजेदार है, इससे भी ज्यादा, और क्वेश्चन हमारा आने वाला है बहुत जल्द। देखिए क्वेश्चन हमारा कि रेडियो एक्टिव पदार्थ में कौन कौन सी किरणें पाई जाती है। क्वेश्चन है हमारा रेडियो एक्टिव में कौन कौन सा किरण पाया जाता है। तो इसमें लिखेंगे 3 प्रकार का किरण है, एक का नाम है अल्फा, दूसरे का नाम है बीटा और तीसरे का नाम है गामा। यानी रेडियो एक्टिव पदार्थ में कौन कौन सी किरण है, तो अल्फा बीटा और गामा, अल्फा बीटा और गामा। चले ये सब बहुत पहले पढ़ना था बाबू साहब, अगर पहले बढ़िया से पढ़े रहते तो फिर से दोबारा आपको पढ़ने की आवश्यकता ही न होती। देखिए कहावत है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। अगर आवश्यकता किसी चीज की ना होती तो किसी चीज का आज हमारे इंडिया में आविष्कार ना होता। इसीलिए देख लें टेक्नोलॉजी का जमाना है, जो हार्ड वर्क करेगा वह जीवन में तरक्की नहीं करेगा। जमाना स्मार्ट वर्क का है, जो स्मार्ट वर्क करेगा वही जीवन में ज्यादा क्या होगा, डेवलप करेगा। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर, और अगला नंबर क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है कि 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ने पर वायु में ध्वनि की चाल कितना हो सकता है। क्वेश्चन है हमारा कि 1 डिग्री सेल्सियस, ऐसे ना लिखते हैं बउआ मोहन जी, अरे ओ मोहन, क्वेश्चन क्या लिखे, 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ने पर, ताप को इंग्लिश में कहते हैं टेम्परेचर, ताप बढ़ने पर, क्वेश्चन फिर से सुनिए, 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ने पर वायु में ध्वनि की चाल कितना होगा, या बढ़ने पर वायु में ध्वनि साउंड, ध्वनि की चाल पूछा जा रहा है कितना होगा। तो आंसर लिखेंगे 0.61 मीटर प्रति सेकेंड। ये 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ने पर वायु में ध्वनि की चाल कितना हो जाएगा, 0.61 मीटर प्रति सेकेंड। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि संपत्ति का अधिकार यानी राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है, यानी ये मौलिक अधिकार नहीं है। क्वेश्चन हमारा है कि संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अधिकार है यह संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है, यानी संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया। तो आंसर लिखेंगे अनुच्छेद कितना, और अनुच्छेद को इंग्लिश में कहते हैं आर्टिकल्स। क्या कहते हैं, आर्टिकल्स। और लिखेंगे अनुच्छेद 300, अब ब्रैकेट में लिखेंगे क से कमाओ, ख से खाओ, ग से गमाओ, घ से घर बनाओ। बात समझा, गोल अंडा पार के छड़ी घुमा के सुर लटका के बोल बुआ कही, तू पहले का क्लास में पढ़त ह कि दिमाग में ठंडा मार दिलक ह। ये सब बचपन के बात रहे जा। चलिए आई देखिए आगे, देखिए बुआ, और अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि देश में वन्य जीव संरक्षण, यानी देश में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ। यानी हमारा देश है इंडिया, कह रहा है कि देश में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ। तो आंसर लिखेंगे 1972, 1972, 1972 हो गया। क्वेश्चन पूछेगा कि देश में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ, तो लिखेंगे 1972 में। इतना में कोई दिक्कत। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लिखा है हमारा क्वेश्चन है कि गेटवे ऑफ द ईस्ट, गेटवे ऑफ द ईस्ट किसे कहा गया है। नाम है हमारा गेटवे, गेटवे ऑफ द ईस्ट किसे कहा गया है। तो आंसर लिखेंगे सिंगापुर,
कौन पुर? सिंगापुर। क्वेश्चन पूछेगा गेटवे ऑफ द ईस्ट किसे कहा गया है? गेटवे ऑफ द ईस्ट किसे कहा गया है? लिखेंगे सिंगापुर। कौन पुर? जैसे हाजीपुर उसी प्रकार सिंगापुर। सिंगापुरी केला नहीं रहे पगला कहेंगे। अगला क्वेश्चन चलो, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, फुल फॉर्म है APEC। क्वेश्चन है APEC का ये फुल फॉर्म पूछा गया है, तो आप लोग लिखेंगे एशियन पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। एशियन पैसिफिक, क्या लिखे? एशियन पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। फिर से सुन लीजिए, एशियन पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन किसका फुल फॉर्म है? एपेक का, APEC। ये फुल फॉर्म कभी कभी पूछ देगा, 4 को ऑप्शन देगा, जिसको आएगा वो बनाएगा और जिसको नहीं आएगा वो चुपचाप बैठ के बुरा बिस्तर बांध के घरे चल जाएगा। फिर अफसोस, देखो एक बात हमेशा याद रखिए, अफसोसों के सहारे कभी जिंदगी को जिया नहीं जा सकता, क्योंकि जो इंसान अफसोस के सहारे बैठे रहते हैं कि अफसोस करेंगे, अफसोस कर रहे हैं, अफसोस कर रहे हैं, वो व्यक्ति जीवन भर अफसोस करता ही रह जाएगा। जीवन में उसको कभी भी सफलता हासिल नहीं होगा, क्योंकि हमेशा वक्त क्या है, निरंतर आगे की ओर बढ़ रही है, और वक्त का अगर सामना करना है तो खुद को काबिल बनाना है, तभी जाकर के जीवन में आगे निकलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि किस मुगल शहंशाह को कलंदर कहा गया था? यानी क्वेश्चन है कि किस मुगल शासक को, चाहे शहंशाह, किस मुगल शासक को कलंदर की उपाधि दिया गया था? तो लिखेंगे बाबर। क्या लिखेंगे? बाबर। परीक्षा में पूछेगा, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि मुगल वंश के फाउंडर कौन थे, संस्थापक कौन थे? तो लिखेंगे बाबर। एक कहावत भी है ना कि 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में घर गया, 29 में चल दिया, 30 में मर गया। तो कौन मर गया था? बाबर मर गया था। यानी 26 में पानीपत का युद्ध किया था और 27 में खानवा का युद्ध किया था, ये सब बताए हुए। चलो अगला नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। कहता है कि खजुराहो का जो प्रसिद्ध मंदिर है, खजुराहो का जो प्रसिद्ध मंदिर है, यह किस शैली का उदाहरण है? देखो यह है खजुराहो। कौन सा है जगह? खजुराहो का जो प्रसिद्ध मंदिर बना है, यह किस शैली का उदाहरण है? ये पूछा गया है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि खजुराहो का जो मंदिर है यह किस शैली का उदाहरण है, तो आंसर लिखेंगे नागर शैली। कौन शैली? नागर शैली। डांगर शैली नहीं रे बुर्बक बुद्धू, 1 नंबर उल्लू। नागर शैली। अगला क्वेश्चन चलो, देखो ये सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छाट छाट करके लाए हैं। इसको अगर पढ़ लिया तो समझो कि तुम्हारा काम बन गया। देखो अगला नंबर हमारा क्वेश्चन है कि न्यूक्लियस की खोज किसने किया था? नाम है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की खोज किसने किया था? तो आंसर लिखेंगे रॉबर्ट ब्राउन। क्या लिखेंगे? रॉबर्ट ब्राउन साहब ने क्या किया था? न्यूक्लियस की खोज किया था। और अगला नंबर क्वेश्चन हमारा आ रहा है डिप्थीरिया रोग। नाम है रोग का। डिप्थीरिया रोग हमारे शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? नाम है डिप्थीरिया। ये रोग है, ये शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? लिखेंगे गला। क्या लिखेंगे? गला। जेका गला खराब रहता तो कहता है ना, डॉक्टर साहब कहते हैं कि जाना घर पर और उसमें नमक डाल करके गलगला करना गर्म पानी में, तब जाकर के तुम्हारा गला का समस्या क्या होगा? समाप्त होगा। अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं कि ये बाबर का पुत्र का नाम क्या था?
तो देखो बाबर के एक दो पुत्र नहीं था, चार चार गो पुत्र था, हुमायूं, कमरान, अस्करी और हिंडाल। पूछा है बता दिए, लिख लो, लिखो। बाबर के चार पुत्र थे, हुमायूं, कमरान, अस्करी और हिंडाल। अब बेटी का नाम था गुलबदन बेगम। क्या नाम था? गुलबदन बेगम। केकर बेटी का नाम है? बाबर के बेटी का नाम है। देखो अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है हमसे कि तुलबुल परियोजना है। क्वेश्चन है कि तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? नाम है तुलबुल, ये परियोजना है। पूछा जा रहा है कि यह परियोजना किस नदी पर है, तो आंसर लिखेंगे झेलम नदी। ये झेलम क्या है? नदी है। झेलम नदी का पुराना नाम है बीतस्ता। नाम क्या है? बीतस्ता। जैसे हाजीपुर हमारा गंडक नदी के तट पर है। क्वेश्चन पूछे कि हाजीपुर किस नदी के तट पर बसा है, तो गंडक नदी के तट पर। अगला क्वेश्चन है कि फारसी भाषा में मीरातुल अखबार कौन निकालते थे? देखो ये फारसी एक लैंग्वेज है। आप फारसी भाषा में मीरातुल अखबार, अखबार को कहते हैं हम लोग पेपर, कौन निकालते थे? तो लिखेंगे आंसर में राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। देखो क्वेश्चन कहीं पूछ दिया कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था, तो आंसर लिखना 1830 में अकबर द्वितीय ने दिया था। किसको दिया था? राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि। कहावत सुने कि हम झूठ की डाल पर नहीं बैठे, हम तो सच के परिंदे हैं। जिन हालातों में लोग मर गए, उन्हीं हालातों में हम जिंदे हैं। तो हम लोग झूठ के परिंदा नहीं हैं और झूठ की शाखा पर बैठे नहीं हैं, क्योंकि झूठ की डाल बहुत कमजोर होती है। वो दिखने में तो मजबूत होगा, लेकिन जैसे ही बैठेंगे झूठ की डाल पर, ये डाली क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। तो हम लोग सच के परिंदे हैं, सच का सामना करते हैं और जो होगा देखा जाएगा, लेकिन कर्म तो हमेशा करते ही रहेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं और क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है कि बंबई का त्रिमूर्ति किसे कहा गया है? देखो ये हमारा बंबई है। अब बंबई का पूछ रहा है, त्रिमूर्ति के विषय में पूछा जा रहा है। किसको किसको कहा गया है, तो लिखेंगे पहला कम में फिरोज शाह मेहता। नाम है बंबई का त्रिमूर्ति में कहा गया है, पहला का नाम है फिरोज शाह मेहता। नहीं, फिरोज शाह कोटला मैदान है, वो दिल्ली में है, खेल का मैदान है। फिरोज शाह कोटला वो अलग है, ये नाम है फिरोज शाह मेहता। दूसरे का नाम है केटी तेलंग। नाम क्या है? केटी तेलंग। और तीसरे का नाम है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। इनको बंबई का त्रिमूर्ति कहा गया। किनको किनको? फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और दादा भाई नौरोजी। और दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक बार नहीं बल्कि 3 बार अध्यक्ष के पद पर चुने गए थे। और दादा भाई नौरोजी को भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहकर भी संबोधित किया गया है। द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया का खिताब किनको दिया गया है? दादा भाई नौरोजी को। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ओलंपिक म्यूजियम कहां स्थित है? क्वेश्चन का नाम है ओलंपिक म्यूजियम। ओलंपिक म्यूजियम कहां स्थित है? तो हम लोग लिखेंगे जेनेवा। जेनेवा किस देश में पड़ता है? स्विट्जरलैंड में। और स्विट्जरलैंड की राजधानी है बर्न। याद रखिएगा, जिनेवा किस देश में पड़ता है? स्विट्जरलैंड में। और स्विट्जरलैंड की राजधानी कहां पर हमारा है? बर्न है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना कब किया गया था? क्वेश्चन बहुत शानदार है, अभी हाल फिलहाल परीक्षा में पूछा गया था। क्वेश्चन है हमारा है कि ग्रामीण विद्युतीकरण
निगम की स्थापना कब की गई? तो लिखेंगे 1969 में। अब पीछे से बहुत सुंदर जवाब आ रहा है, बता रहे हैं विवेक भैया कि सर 1969 में ही श्रीमती इंदिरा गांधी ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। ये बिल्कुल सही जवाब है। और पीछे से मोनू बाबू भी चुप न बैठे और वो भी बोल दिए कि सर 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी श्रीमती इंदिरा गांधी के शासनकाल में हुई थी 1980 में। बिल्कुल दोनों आदमी का सही जवाब है। दोनों आदमी को वेल डन, थैंक, धन्यवाद। बैठिए आप लोग दोनों। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं और पूछता है क्या भाई कि मंगला क्या है? क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मंगला क्या है? तो लिखेंगे इसमें कि राजस्थान में क्या है? एक तेल कुआं है। राजस्थान में क्या है? तेल कुआं है। देखिए क्वेश्चन कितना है इंपॉर्टेंट। मंगला क्या है? तो राजस्थान में क्या है? एक तेल कुआं है। और राजस्थान की राजधानी है जयपुर। और जयपुर को ही कहते हैं पिंक सिटी, गुलाबी शहर, जिसकी स्थापना सवाई जय सिंह ने किया था। किसकी स्थापना? जय सिंह ने किया था जयपुर की स्थापना। इतना में कोई दिक्कत है बाबू? पीछे वाले बताओ। दिक्कत उक्कत ना है तो थोड़ा सा मुस्कुराओ। तू तो नाम तोर पप्पा कैसे रखे? गोपी। लगा लिया है पीछे से पिछवाड़ा में चंद्र, गोपी चंद्र, एकदम गोप की तरह बैठा रहता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि जौली बुआ, जौली बुआ, जौली बुआ नहीं रे, हम बोले हैं इसी मजाक से। जौली बुआय एक द्वीप है जो भारत के किस द्वीप समूह में है? यानी जौली बुआय एक द्वीप है। आई पूछा जा रहा है कि भारत के किस द्वीप समूह में है? तो आंसर लिखेंगे अंडमान निकोबार। क्या लिखेंगे? अंडमान निकोबार। ये क्या है? हमारा द्वीप समूह। देखिए पीछे से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सर आइलैंड किसे कहते हैं? देखो जिसके चारों ओर क्या हो? पानी हो। पानी से जो घिरा हो चारों तरफ से उसी को कहते हैं आइलैंड, और हिंदी में कहते हैं द्वीप। एक होता है प्रायद्वीप, जो 3 ओर से पानी से घिरा हो उसे कहेंगे प्रायद्वीप। ये है हमारा द्वीप। कुछ पूछना पूछ लो। पीछे से क्वेश्चन आ रहा है, अच्छा क्वेश्चन पूछे हैं विशाल भाई। क्वेश्चन पूछा गया कि पाकिस्तान शब्द सबसे पहले किसके मन में आया था? तो लिखेंगे हम लोग आंसर में चौधरी रहमत अली, और इनके ख्याल आया था मन में 1933 में। और ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के क्या थे? स्टूडेंट थे। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय हमारा कहां पर है? लंदन में है। पाकिस्तान शब्द का उच्चारण पहली बार इन्होंने ही किया था। गुड क्वेश्चन, आई लाइक। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि दिल्ली सल्तनत की पहली और आखिरी महिला शासिका कौन हुई? यानी क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि दिल्ली सल्तनत की पहली एवं अंतिम महिला शासिका कौन हुई? तो इसका नाम लिखेंगे हम लोग रजिया सुल्तान। कौन सा सुल्तान? रजिया सुल्तान। इतना में कोई दिक्कत है तो बताओ रे पीछे वाला। आगे से आप लोग भी बता सकते हैं मोहतरमा, जितने भी लोग बैठे हैं यहां पर। नहीं रे भैया, एक कहावत सुना है ना कि जिंदगी में अगर जिंदगी का मजा लेना है तो अरमान कम रखिए, और जिंदगी में सफर का मजा लेना है तो सामान कम रखिए। यानी जिंदगी में ज्यादा ख्वाहिशों को पालोगे तो जिंदगी में दुख के अलावा कुछ भी तुमको हासिल नहीं होगा। इसलिए जिंदगी में ख्वाहिशों पर अंकुश लगाओ, और जो छोटा सा जो सपना है तुम्हारा, उस सपने के पीछे भागो, और जब एक कदम बढ़ाओ सपना पूरा हो जाए उसके बाद अगला कदम बढ़ाने की कोशिश करो। ख्वाब रखते हो बहुत बड़ा, लेकिन ख्वाब को पूरा करने के लिए थोड़ा भी मेहनत नहीं करते हो तो ख्वाब तुम्हारा हाथों का उंगली मुट्ठी में पकड़ा हुआ नहीं ना है कि तुम तुरंत में क्या करेगा, मुट्ठी को खोलेगा और तुम्हारा ख्वाब पूरा हो जाएगा। अलादीन का चिराग नहीं है। कहने से कुछ नहीं हुआ कि डीएम साहब बनेंगे, डीएम साहब बनेंगे। डीएम साहब बनने के लिए आपको बहुत ज्यादा लगन मेहनत करने की आवश्यकता है। इतना में किसी को कोई परेशानी है तो बता दूंगा। नहीं? अच्छा वो शायरी कह रहा है कि सर बोलिए। वो कहावत सुने ना कि फूलों की दुकानें खोलो, खुशबू का व्यापार करो।
फूलों की दुकानें खोलो, खुशबू का व्यापार करो, अगर इश्क करना गुनाह है तो यह गुनाह एक बार नहीं बल्कि 100 बार करो। एक कहावत है, हकीकत में नहीं कर देना तो सब, ठीक ना। चलो ठीक है, बस आज के लिए इतना ही रहने दिया जाए, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। और सारे लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बढ़िया से देखें, और क्लास के विद्यार्थी से अनुरोध है कि कॉपी को पलट पलट करके आप उसको देखें और वो आपको देखता रहे, तब दोनों को मजा आएगा, नहीं तो बेवजह ही तुम्हारा क्या हो जाएगा, काम तमाम हो जाएगा। तो चलो ठीक है, फिर कल मिलते हैं, बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।